नमस्कार, मैं हूं मनीष मासूम और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सीधी बात में। सीधी बात का ये महा एपिसोड है जहां पे आप प्रदेश के एक बड़ी शख्सियत से मिलेंगे, जानेंगे कि उनका विजन क्या है, उनकी पार्टी चुनाव में है, किस विजन के साथ सरकार बनाने के बाद वो प्रदेश को दे क्या सकते हैं। सरकार बनाना ना बनाना जनता का काम है, लेकिन हमारा उद्देश्य है, हमारा काम है कि हम उनसे उनका विजन जरूर जानें। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में सुदेश अग्रवाल जी हैं, जो कि समस्त भारतीय पार्टी के अध्यक्ष हैं। आपका बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुदेश जी से हम उनके विजन पे बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ कुछ अनुभवी मेहमान भी शामिल हो रहे हैं, जो सुदेश अग्रवाल से जानेंगे कि वो अपने विजन को साकार कैसे करेंगे। उन मेहमानों से हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ उमेश जोशी जी हैं, जो मेरे एडिटर इन चीफ हैं। आपका बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ अनिल आर्य जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ एसपी गुप्ता जी हैं, जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। आपका बहुत स्वागत है सर। मैं इन तीनों का परिचय बारी बारी से आपको करवाना चाहूंगा। इन तीनों ने अब तक के अपने सफर में क्या कुछ अनुभव हासिल किया है, यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले उमेश जोशी जी से शुरुआत करते हैं। उमेश जोशी जी का परिचय, अनुभव आप इन ग्राफिक्स प्लेट में देख सकते हैं एक एक करके। उमेश जोशी जी का लंबा अनुभव रहा है अखबार और टेलीविजन पत्रकारिता में। आप इन पॉइंट्स को देख सकते हैं। अनिल आर्य जी जाने माने पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनका कई अखबारों से नाता रहा है, टेलीविजन के बहसों में शामिल होते रहे हैं। कई गंभीर मसलों पे इनके प्रखर सीधे सवाल हमने देखे हैं। गुड़गांव टुडे के फिलहाल संपादक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कई अखबारों से इनका नाता रहा है, जिसमें पंजाब केसरी भी शामिल है। इनमें वरिष्ठ पदों पे, आज समाज में भी वरिष्ठ पद पे आसीन रहे हैं। 30 सालों से पत्रकारिता में हैं। एसपी गुप्ता जी से आप मिल चुके हैं, उनका परिचय जान लीजिए। लंबा अनुभव है उनका एडमिनिस्ट्रेशन का, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। फिलहाल कई सामाजिक आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आईएएस ऑफिसर रहे, जैसा कि मैंने आपको बहुत शुरुआत में यह बात बताई। रोहतक के डिविजनल कमिश्नर रहे हैं एसपी गुप्ता जी। शहरी विकास के लिए सम्मानित हो चुके हैं, इनको पुरस्कृत किया गया है। गुड़गांव तक मेट्रो लाने में इनका अहम योगदान रहा है। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। बातचीत की शुरुआत करते हैं। सुदेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। सुदेश जी, हम आपसे सबसे पहले आपका विजन जानना चाहेंगे जो प्रदेश के लिए है। मनीष जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और बहुत स्वागत है सर। और दर्शकों को नमस्कार करता हूं। आपने हमारे विज़न और कार्यशैली के बारे में आज का ये कार्यक्रम रखा है। मैं उस पर चर्चा करने से पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि सभापा 46 सीटों पर, 90 सीटों में से 46 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हमारे प्रत्याशियों के नामांकन पत्र मतलब कि दाखिल हो चुके हैं, एक्सेप्ट स्वीकार हो चुके हैं। और ये 46 जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, 21 हरियाणा के ज़िले हैं, उनमें से 20 ज़िलों के अंदर हम चुनाव लड़ रहे हैं। फरीदाबाद एक ऐसा ज़िला है जिसके अंदर पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। सभापा एक वैचारिक पार्टी है और सभापा ने प्रदेश की जनता के सामने एक वैकल्पिक राजनीति रखी है। वो वैकल्पिक राजनीति इसलिए क्योंकि राजनीति के ऊपर स्वार्थी, भ्रष्टाचारी, अपराधी व अकुशल नेताओं व पार्टियों ने कब्जा कर लिया और उसका नतीजा ये है कि हमारी सभी व्यवस्थाएं
बिगड़ी हुई हैं, और चाहे वो किसी भी क्षेत्र की व्यवस्थाएं ले लीजिए, वो बिगड़ी हुई हैं। उन्हें सुधारने के लिए ये ज़रूरी बात है कि सत्ता के अंदर योग्य लोग बैठें, सही नीयत वाले लोग बैठें, भ्रष्टाचार मुक्त लोग बैठें, जो कुशल हैं वो लोग सत्ता के अंदर बैठें। इस नीयत के साथ हमने समस्त भारतीय पार्टी एक वैचारिक पार्टी है, जिससे कि हम अपने विचार जनता के बीच में रख रहे हैं। आज प्रदेश की राजनीति के अंदर बहुत सी पार्टियां, बहुत से खिलाड़ी आज सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, चाहे वो भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, चाहे इनेलो है, चाहे जनहित कांग्रेस है, जन चेतना पार्टी है, या मतलब हिलोपा है, बहुत सी निर्दलीय हैं, ये सभी सभापा है, ये सभी पार्टियां हरियाणा की राजनीति के अंदर सक्रिय हैं। और देखना ये होगा कि इन सभी ने जो घोषणा पत्र जारी किए हैं वो क्या हैं। देखिए कि सभी ने, अगर समस्त भारतीय पार्टी को छोड़कर सभी ने जो घोषणा पत्र दिए हैं वो लोक लुभावने वायदे हैं। उसके अंदर ये नहीं बताया गया कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे वो उनको पूरा करेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। मैं यहाँ पर इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी पार्टियाँ जिन्होंने अपने पत्र जारी किए हैं, घोषणा पत्र जारी किए हैं, वो एक एफिडेविट जनता को दे दें कि भी हम अपने कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रदेश के ऊपर कर्जा नहीं चढ़ाएंगे। बस सिर्फ एक एफिडेविट कि हम प्रदेश की सरकार के ऊपर कर्जा नहीं चढ़ाएंगे। इसका मतलब साफ होगा कि वो संसाधन पैदा करेंगे और उन लोक लुभावने वादों को पूरा करेंगे। अगर ये लोग ये एफिडेविट नहीं देते हैं, किसी भी रूप में नहीं देते हैं, तो इसका मतलब वो उनको पूरा नहीं करेंगे। उनकी नीयत के अंदर दोष है। समस्त भारतीय पार्टी ये मानती है। समस्त भारतीय पार्टी ने एक भी वायदा लोक लुभावने वाला नहीं किया है। समस्त भारतीय पार्टी ने कहा, हमने ये कहा कि हम सक्रिय प्रशासन देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, स्वच्छ सरकार देंगे। अगर ये तीन चीज़ें हो जाती है, कुशल सरकार आ जाती है, तो समस्याओं का समाधान, लोक लुभावने वायदे ये करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लोक लुभावने वायदे करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आपने जनता को गुमराह करके वोट लेने हैं। आप इस किस्म की वैकल्पिक राजनीति जो है वो समस्त भारतीय पार्टी आज सामने, प्रदेश की जनता के सामने वैकल्पिक राजनीति रख रही है। उमेश जोशी जी, जी आपसे शुरुआत करते हैं। आप हमेशा भ्रष्टाचार मुक्त राज्य की बात करते हैं। भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं। आप इस भ्रष्टाचार से कैसे मुक्ति दिलाएंगे? आपके पास क्या विजन है? देखिए कि भ्रष्टाचार को कई तरीके से देखा जाता है कि भ्रष्टाचार होता क्यों है। क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि भ्रष्टाचार होता क्यों है, तभी हम उसके कारण निकालेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोकपाल, जो कि एक सशक्त लोकपाल का होना बहुत ज़रूरी बात है, हम लोकपाल को सशक्तिकरण करेंगे, उसका रिव्यू करके उसका सशक्तिकरण करेंगे। जो एंटी करप्शन सेल्स हैं जो कि यहाँ पर काम करते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर हमारे एंटी करप्शन ब्यूरोज हैं, सेल्स हैं, जिनका काम ये है कि ब्यूरोक्रेसी, उनको हम सक्रिय बनाएंगे, उनकी मानसिकता को बदलेंगे कि आपका काम भ्रष्टाचार को जो कर रहे हैं उनको पकड़ना है और पकड़कर जल्द और कड़ी सज़ा दिलवाना, ये आपका कार्य है। उसके लिए हम उनको जो है तेज़ी से उनको ठीक करेंगे कि जिससे कि उनकी मानसिकता ठीक हो, और उनको ताकतें देंगे कि जिससे कि वो ताकत जो उनके पास नहीं है, वो जो अधिकार उनके पास होने चाहिए, उन अधिकारों को समस्त भारतीय पार्टी की सरकार उनको देंगे। और जो हमारा, अगर लंबे समय के लिए हमें भ्रष्टाचार को रोकना है तो हमें चरित्र निर्माण के ऊपर बहुत जोर देना पड़ेगा। और चरित्र निर्माण हमें शिक्षा से, स्कूलों के अंदर से शुरू करना पड़ेगा, और वो एक स्लो प्रोसेस है, उसको हम ठीक करेंगे। तो जिससे कि चरित्र निर्माण, एजुकेशन के ऊपर हम जोर देंगे। फिर साथ ही साथ जो कर्मचारी का जो जहाँ पर तंत्र है, जो हमारे सिस्टम्स हैं, एक्चुअली क्या है कि सिस्टम इतने पुराने हो चुके हैं, तंत्र इतना पुराना है कि वो भ्रष्टाचार को जन्म देता है, भ्रष्टाचार के लिए रूम छोड़ता है। हम उन सभी सिस्टम्स को, तंत्र को, जहाँ पे भ्रष्टाचार के होने के चांसेस होते हैं, उनको सिंप्लीफाई करेंगे, जिससे क्या है कि वहाँ पे भ्रष्टाचार का रूम ही ना हो। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ई गवर्नेंस के अंदर हम कैसे ये सुविधाएं दे सकते हैं कि ई गवर्नेंस हो जाए, जिससे कि आपको जाना ही ना पड़े, जिससे कि जहाँ तालमेल होता है वहीं भ्रष्टाचार होता है। जब तालमेल ही नहीं होगा तो भ्रष्टाचार होगा ही नहीं, भ्रष्टाचार का चांस ही नहीं रहेगा। तो हम इस चीज़ का भी हम काम करेंगे।
तो भ्रष्टाचार को आप ये देखिए, समाज को भी हम साथ लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचारी को आज मान सम्मान भी समाज में मिल जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा होता था कि भ्रष्टाचारी के घर कोई अपनी बेटी को देने का तैयार नहीं होता था। कहता कि नहीं, ये तो भ्रष्टाचारी है, इसके घर में अपनी बेटी कैसे ब्याह दूँ भाई। लेकिन आज तो कहते हैं जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतनी ज़्यादा उसके साथ शायद रिश्ते बनते हैं। तो सामाजिक रूप से भी जनता का साथ लेना जरूरी है। तो भ्रष्टाचार को एक साफ नीयत के साथ, जब राजनीतिक नीयत होगी, और भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से शुरू होता है। अगर ऊपर वाले भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसको कॉपी किया जाएगा, नीचे में कॉपी किया जाएगा, नीचे से नीचे में कॉपी किया जाएगा। इस तरीके से भ्रष्टाचार को रोकने के आपको चारों तरफ से इस भ्रष्टाचार को घेरना पड़ेगा। और समस्त भारतीय पार्टी सोच रखती है कि इस मुद्दे को हमें सुलटाना है, इसके ऊपर काम करना है। और साथ एक चीज़ और भी कहता हूँ कि भ्रष्टाचार मुद्दा ज़रूर है, लेकिन भ्रष्टाचार मुद्दा तब ये ख़त्म हो जाता है जब विकास के कार्य होने लगते हैं, जब जनता की समस्याएं नहीं होती, जनता को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। अगर उसमें कहीं थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार हो भी गया तो जनता उसकी परवाह नहीं करती है। देखिए, फिर जनता उसके बारे में सोचती भी नहीं है। आप ये देखिए, आप ये इमेजिन कीजिए, अगर सड़कें सुचारू रूप से चल रही हैं, आपके घर में बिजली आ रही है, आपके घर में पीने का पानी आ रहा है, आपको शिक्षा सही मिल रही है, आपके स्वास्थ्य केंद्र सही से तरीके से चल रहे हैं और सभी व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं, अगर भ्रष्टाचार हो भी रहा होगा ना तो जनता उसकी परवाह नहीं करेगी। जो बात आप कह रहे हैं कि अगर थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार हो तब जनता उसको स्वीकार कर लेती है। देखिए, अब जो भ्रष्टाचार होता है, जो जनता पैसा देती है वो उसी सुविधा के लिए देती है कि वो पैसा दे के उसका काम हो गया और काम खत्म हो गया। तो फिर भ्रष्टाचार को नहीं, आप ये देखिए कि ये भ्रष्टाचार जो है, ये अपना काम करवाने के लिए भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ मैं, उस भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ। देखिए कि आज पूरे दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा देश आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर भ्रष्टाचार ना हो, कोई भी ऐसा देश। ये बीमारी पूरे दुनिया के अंदर है। और लेकिन आप उन क्षेत्र के अंदर चले जाइए, वहाँ पे सारी सुविधाएं ठीक तरीके से काम कर रही हैं और वहाँ पे आपको भ्रष्टाचार करना ही नहीं पड़ेगा। आप कार्यालय में जाइए, आपका काम हो जाता है, तो इससे कोई, आपकी सड़कें ठीक तरह से चल रही हैं। आज देखिए कि भ्रष्टाचार कहाँ होता है, पावर प्लांट के अंदर भ्रष्टाचार हो जाता है, सड़कें बननी है उसके अंदर, सड़कों के अंदर भ्रष्टाचार हो जाता है, तो बेसिक अस्पताल बनने हैं उसके अंदर भ्रष्टाचार हो जाता है, इक्विपमेंट आना है उसके अंदर भ्रष्टाचार हो जाता है। मैं उस भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ जहाँ पर कि अगर सुविधाएं सही तरीके से चल रही हैं तो उसमें आपको इतना बड़ा जो है काम, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज़ उठी है, आज यहाँ पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ क्यों उठी है, इतने बड़े आंदोलन क्यों हुए हैं? क्योंकि एक तरफ तो भ्रष्टाचार हो रहा है जो कि विकास को खाए जा रहा है, जो तंत्र को खाया जा रहा है, और जनता को सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं, तो इसलिए इतने बड़े आंदोलन खड़े हुए हैं। तो आज मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं बहुत से देशों के आपको उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ पे भ्रष्टाचार कुछ लिमिट तक होता है, यहाँ तो 85% भ्रष्टाचार होता है। आप लेवल को मिनिमम करना चाहते हैं? देखिए, लेवल मिनिमम इसको ख़त्म करना ये तो एक बहुत ही मुश्किल, मैं कहूँगा कि उसके लिए कहने को तो कह सकते हैं भी हम भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, लेकिन अगर आप इसको मिनिमम लेवल पे ले आते हैं तो ये सबसे बड़ी सरकार की जो है, ये आपकी जीत है, ये आपकी जीत है। इसके आगे हम सवाल आपसे करेंगे इसी मुद्दे पे। एसपी गुप्ता जी आपसे पूछेंगे क्योंकि उन्होंने फंक्शनिंग देखी हुई है, कैसे लोग भ्रष्टाचार करते हैं सिस्टम में। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।